अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं ज़ीशान मलिक। प्रोग्राम के रूह रवां सलीम बुखारी साहब निजी मसरूफियत की बिना पर आर्जी तौर पर प्रोग्राम से गैर हाजिर रहेंगे और उनकी गैर मौजूदगी में मेज़बानी के फ़राइज़ मैं अंजाम दूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे उस मसले की जिस की तरफ हमारी निगाहें तो दिहाइयों से हैं, लेकिन उसका कोई हल निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो है इसराइल और फ़लस्तीन का मामला। इसराइल बदस्तूर बर्बरियत जारी रखे हुए है, फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना जुल्म सितम ढाए हुए है, गज़ा के मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा है, सरेआम कर रहा है, लेकिन कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी जो ताकत है यानी अमेरिका, उसकी जानिब से भी कोई संजीदा कोशिशें हमें नज़र नहीं आती हैं कि इसराइल का हाथ रोका जा सके। लेकिन अब बिलाखिर ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद दुनिया फ़लस्तीन के साथ खड़ी हो गई है। बरसों तक तो आलमी बरादरी ने आंखें बंद की हुई थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद बच्चों की जो अमवात हैं, कहत की सूरत हाल है, वहाँ पर छोटे बच्चों की लाशें देखकर शायद आलमी दुनिया का ज़मीर जाग गया है और कुछ जो ममालिक हैं वो खुलकर इजहार कर रहे हैं कि हाँ, फ़लस्तीन का जो दो रियासती हल है इसराइल और फ़लस्तीन के हवाले से, उसे तस्लीम करते हैं हम और फ़लस्तीन को रियासत भी तस्लीम करेंगे अगर इसराइल ने अपने जुल्म सितम ना रोके। आलमी सियासतदानों की ज़बानें खुलने लगी हैं और ख़ास तौर पर अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात करूं, बरतानिया, यूके, उसकी तरफ से भी ये बयान सामने आ रहे हैं। और केयर स्टार्मर जो कि वज़ीर आज़म हैं इंग्लैंड के, यूके के, तो गुफ्तगू आपने सुनी है कि अगर गज़ा की सूरत हाल न बदली तो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम कर लिया जाएगा बरतानिया की जानिब से, ये कहा जा रहा है केयर स्टार्मर की तरफ से। और इससे पहले फ्रांस ने भी ऐसे ही इशारे दिए हैं। तो अगर ये तमाम बड़े बड़े ममालिक जो हैं, ख़ासतौर पर ये नेटो में शामिल ममालिक हैं, अगर ये हिमायत करते हैं फ़लस्तीन की और इसराइल पर दबाव डालते हैं, तो क्या वो नताइज बरामद हो सकते हैं जिनकी हम कोशिश कर रहे हैं, तवक्को कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर मुआवजा किया जाए ताज़ा सूरत हाल का माजी के साथ, माजी करीब हो या माजी बैद हो, तो बरतानिया का जो रवैया है वो हमेशा से एक मुहतात रवैया नज़र आया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खुलकर जो है इसराइल की जो पॉलिसी है फ़लस्तीन के हवाले से या इसराइल के जो मज़ालिम हैं वो इसराइल पर दबाव डाल रहा है खुलकर। वजह क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और क्या इस दबाव से, इन बयानात से कोई फ़र्क पड़ेगा, अमली तौर पर कोई नतीजा बरामद होगा या नहीं, और इसराइल क्या वाकई इस दबाव को तस्लीम करेगा या नहीं। और जो ख़ास तौर पर सपोर्ट हासिल है, हिमायत हासिल है अमेरिका की जानिब से इसराइल को, वो जब तक है तो क्या तब तक इसराइल किसी भी और मुल्क का दबाव कबूल करेगा या नहीं, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है। इसके साथ साथ जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनके एतराफ़ को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि गज़ा में ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। क्या ये एक इशारा है कि अमेरिका के अंदर भी कुछ ऐसे हल्के हैं जो अब इस सच्चाई को तस्लीम कर रहे हैं कि वहाँ पर बर्बरियत जारी है इसराइल की जानिब से गज़ा के अंदर। लेकिन अब दोहरा मयार अमेरिका का सामने तब आता है जब एक तरफ तो ये इतराफ़ किया जाता है कि गज़ा में ग़िज़ाई किल्लत की सूरत हाल तशवीशनाक है, लेकिन दूसरी तरफ जब भी कोई करारदाद आती है सलामती कौंसिल में तो उसको वीटो कर देता है अमेरिका और जंगबंदी के हवाले से किसी भी कोशिश जो है उस पर तनकीद भी करता है। दो रियासती हल की एक तरफ हिमायत का दावा अमेरिका की जानिब से, दूसरी तरफ जब भी कोई अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से संजीदा कोशिशें होती हैं जंगबंदी के लिए या फिर अमन के लिए, तो उसको सबूताज भी अमेरिका ही करता है। तो ये दोहरा मयार कब तक चलेगा और इसका क्या नताज बरामद होंगे, ये भी एक सवाल है। अगर वाकई अमेरिका दो रियासती हल का हामी है तो फिर जो आलमी कोशिशें होती हैं दूसरे ममालिक की जानिब से, उनको सबूताज क्यों किया जाता है, उनकी मुखालफत क्यों करता है अमेरिका, ये भी एक सवाल है। अब जो अक़वाम मुत्तहिदा है या दीगर आलमी इदारे हैं वो खुलकर तनकीद करते हैं इसराइल की जानिब से किए गए जुल्म सितम पर, और जिस तरीके से वहाँ पर जो इमदाद फराहम करने के लिए इदारे आते हैं उन्हें भी जिस तरह बमबारी का निशाना बना जाता है इसराइल की जानिब से, ये खुल्लम खुल्ला ना सिर्फ तमाम तर जो हुकूक के इंसानी हैं उनकी खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये इंसानियत का मज़हब है जो इसराइल मुसलसल उड़ा रहा है। अब सऊदी अरब की अगर बात करें, सऊदी वज़ीर ख़ारजा हैं शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती इसराइल के साथ ताल्लुकात मुमकिन नहीं। तो इस सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब के वक्त का। सर, वैसे तो दहाइयों से जुल्म सितम हो रहा है गज़ा में इसराइल की जानिब से और कोई इसको रोकने वाला नहीं है, इसराइल का हाथ पकड़ने वाला नहीं है, लेकिन अभी जो ताज़ा बयानात आ रहे हैं, इससे पहले फ्रांस की तरफ से इशारा दिया गया और अब बरतानवी जो वज़ीर आज़म है उन्होंने भी कहा है सितंबर तक का टाइम दिया है। आपको लगता है कि ये संजीदा कोशिशें हो सकती हैं या सिर्फ बयानात की हद तक, ये स्टेटमेंट्स की हद तक ये बातचीत कर रहे हैं, उसके कोई अमली नतीजा नहीं निकलेगा? देखें, बात यह है, आप ये सोचेंगे सितंबर अगर ये सीज फायर नहीं होती जिस तरह
कह रहे हैं कि हम इसको फिर रिकग्नाइज करेंगे। अभी अगस्त का पूरा महीना और सितंबर में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ पैलेस्टीन का गजा में क्या हाल होगा, आप इसको देखिए। ठीक। या तो वो कहते हैं कि वी आर गिविंग 1 वीक कि इसको सीज फायर करें, हालात ठीक करें, फूड सप्लाई ठीक करें, अदरवाइज वी आर गोइंग टू रिकग्नाइज इजराइल। तो मैं आई एक्सेप्ट कि दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। राइट। और अगर वो ये कहते हैं सितंबर से सितंबर तक ये चाहते हैं कि बिल्कुल गजा रेस टू ग्राउंड हो जाए और मजबूर कर दें कि ये बेचारे पैलेस्टीनियंस या ये अफ्रीका में चले जाए मजबूर होके, या जबरदस्ती ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जॉर्डन या इजिप्ट में चला जाए। बात ये कि ये हमारे लिए मुसलमान मुल्कों में खास तो देखिए, मैं यूरोप से हमें कोई नहीं है, अमेरिका से नहीं है। अच्छा। इतने रिच मुसलमान मुल्क एंड दे आर ऑल इन मिडल ईस्ट, उनकी देखें कि किस तरीके से उनके सामने पैलेस्टीनियंस के साथ जो जुल्म बर्बरीत हो रहा है। अगर ये 60-70 हज़ार जो शहीद हुए हैं, इतने ही तादाद में लेट मी टेल यू कि ये लोग मलबे के तले दबे हुए हैं और कितने कुछ लाख लोग मिसिंग भी हैं। आप इमेजिन लगाएं द स्टेट और उनके रेजिलियंस कि वो फिर भी गाजा से छोड़ के माइग्रेशन नहीं कर रहे हैं। जस्ट इमेजिन। और मुसलमान, और फिर आपके सामने ब्रिटेन में, यूके में कितना बड़ा मुजाहरा हुआ कल भी, बिल्कुल ऐसा और वहाँ पर वो बर्तन लेके गए हैं। तो सर यही जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, एहतजाज हो रहे हैं, क्या यही वजह है कि अंदरूनी दबाव की वजह से बरतानवी वज़ीर आज़म भी ये बयान देने पर मजबूर हो, या फिर वो गुड कॉप और बैड कॉप खेलने वाला एक टेक्निक है ये? नहीं, देखिए प्रेशर भी है उनके ऊपर, लेकिन साथ ये क्या किसी मुसलमान मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, क्या किसी मिडल ईस्ट मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, क्या हमारे रीजन में बाकी मुसलमान मुल्कों में मुजाहरे हो रहे हैं? जस्ट इमेजिन बेइज्जती हमारी। अगर आज हम अपने 57 मुल्क इकट्ठे होते और सिर्फ वो ये कहते कि हम सफारती ताल्लुकात जिनके हैं मिडिल ईस्ट कंट्री के, हम ताल्लुकात ख़त्म कर रहे हैं। नंबर 2, हम इकोनॉमिक ताल्लुकात, इकोनॉमिक बाइकआउट करें इनके प्रोडक्ट्स का। इमेजिन करें क्या कर सकते थे। आई कांट इमेजिन कि ये 2025 में इतना जुल्म, इतनी बर्बरियत हो सकती है और हम चुप करके बैठे हैं। ओनली लिप सर्विस, नथिंग एल्स। आई कांट रिकंसाइल कि हम मुसलमानों को क्या हो गया, और ये हमारी वजह से सब कुछ हो रहा है, मुसलमान मुल्कों की वजह से। आज अगर हम इकट्ठे होते तो कभी ऐसी बात नहीं। सर, इकट्ठे होने के लिए भी तो अमली तौर पर कोई इकदाम नहीं उठाए जा रहे किसी भी मुल्क की जानिब से। अगर सऊदी अरब के ही किरदार की बात कर ली जाए, ये तो स्टेटमेंट देते हैं फैसल बिन फरहान जो वज़ीर ख़ारजा हैं सऊदी, वो कि जी जब तक फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती इसराइल के साथ ताल्लुकात मुमकिन नहीं। लेकिन ये भी स्टेटमेंट आप उसी पैराए में देखते हैं जैसे बरतानिया या फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, जस्ट स्टेटमेंट बराए स्टेटमेंट, या फिर उनकी तरफ से भी कुछ संजीदगी है? और अगर संजीदगी हो तो जैसे आप बात कर रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँ कि अमली तौर पर तमाम ममालिक, 57 ममालिक, इस्लामी ममालिक अगर मिल के दबाव डालते हैं तो शायद उसका कोई नतीजा भी बरामद हो। 100% निकला था। अगर वो ये कहते कि हम आपको 10 दिन दे रहे हैं और अगर आप नहीं करते, ये आपके मिडिल ईस्ट कंट्रीज और आपके मुसलमान सारे ओआईसी में, तो हम सफारती ताल्लुकात, प्रोडक्ट का बाइकआउट, आप देखें क्या होता है। प्रॉब्लम ही इसके इजराइल ने आपको असेस कर लिया, उसने हिजबुल्लाह को ख़त्म किया, लेबनान को मारा, नोबडी स्पोक आउट। उन्होंने पैलेस्टीन का बुरा हाल कर दिया, बुरकस निकाल दिया, अनलिवेबल एरिया कर दिया, रेस टू ग्राउंड कर दिया। हमास को जितना मार सकते थे मारा, लेकिन कोई नहीं बोला। इसके बाद उन्होंने यमन का बुरा हाल कर दिया, नोबडी स्पोक। सीरिया पे जाकर कब्जा कर लिया, नोबडी स्पोक। जब उन्होंने ये तसल्ली कर ली कि देर ऑल इनकॉम्पिटेंट, इम्पोर्टेंट हैं, देन दे टर्न टुवर्ड्स ईरान। ईरान को पता था कि हमारी सर्वाइवल एक ही है कि हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करें, इंडिजिनस काम करें। उन्होंने सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, क्रूज मिसाइल बनाए, इंडिजिनस प्रोडक्शन की, प्रोटेक्ट किया, कैसे रेजिलियंस सिखाई, इजराइल का तबाही करके रख दी, बच गए। ठीक है, तो सर सेम इज द केस विद पाकिस्तान, जो इंडिया की सूरत में या इंडिया के जरिए पाकिस्तान पे भी वही दोहराया गया था। यही एग्जैक्ट। देखिए उन्होंने यही प्लान था कि इधर ईरान को करेंगे, इराक की तरह कब्जा करेंगे, ऑयल गैस फील्ड को कब्जा करेंगे, और ईरान को और वहाँ लाके रज़ा पहलवी के बेटे को बिठाएंगे अपनी मर्जी के फैसले करेंगे। एंड देन
द मोस्ट सीरियस टारगेट, ओनली टारगेट वाज पाकिस्तान। सो पाकिस्तान ने रिजिलेंस दिखाई, सेल्फ रिजाइंस, पूरी कौम जगजा हो गई। जी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरबराही में किस तरीके से हमने दुश्मन का मुकाबला किया और 6 घंटे में ऐसी उसको मार लगाई कि मेरे ख्याल में उसकी नस्लें याद अभी तक रो रहे हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। पाकिस्तान का जो रोल अब तक और पाकिस्तान की तरफ से जो स्टांस इख्तियार किया हुआ है हमने, अभी खासतौर पर अमेरिका गए हुए थे वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब, उन्होंने वहाँ पे जाकर जो गज़ा के हवाले से स्टेटमेंट्स दी हैं, आप समझते हैं वो काफ़ी हैं, इनफ हैं? और क्या पाकिस्तान अपना जो वज़न है वो फ़लस्तीन के पलड़े में डालने में कामयाब हुआ है? देखिए, पाकिस्तान हैज डन देयर बेस्ट। पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला ईरान की सपोर्ट की, ठीक, पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पैलेस्टाइन की सपोर्ट की, पैलेस्टाइन की हर वक्त की, बिल्कुल डाउट नहीं है। चाहे वो पाकिस्तान के हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हो, या आपके डिप्टी फॉरेन ये प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हो, लेकिन इट इज इनसफिशिएंट। जब तक मिडल ईस्ट के मुल्क और उसके साथ टर्की ने पूरी कोशिश की, लेकिन यू हैव टू डू कलेक्टिव सब इकोनॉमिक, इट्स अ वॉर ऑफ इकोनॉमी। इतना सा मुल्क है, ईरान ने देख लें कैसे इजराइल को तबाही कर दी उस मुल्क में हाइपोथेटिक मार के, जो एयर ड्रोन, हमारा डिफेंस सिस्टम दुनिया में ये है नथिंग। जब कौम खड़ी हो जाती है ना तो उसको कुछ नहीं कर सकते। सो इट्स अ लेसन मुसलमान मुल्कों के लिए। अभी अगर ये मैंने शुगर मुल्क का ग्रेजमेंट सर किया हुआ कि हमें कुछ नहीं होगा, टर्न इज कमिंग फॉर एवरीवन। ग्रेटर इजराइल में हाफ ऑफ इन ये किंगडम ऑफ सऊदी अरब शामिल है। हाँ, बिल्कुल सही। बाकी भी सारे ममालिक शामिल, जॉर्डन, इजिप्ट सब शामिल हैं। सो आज इकट्ठे हो जाएं, शो योर स्ट्रेंथ। आपको अपनी किंगडम की प्रॉब्लम, उन्होंने बड़ा गेम किया हुआ है ना। देखिए, आई स्टिल से आई डोंट से एनीथिंग मोर। अभी भी वक्त है, एक आवाज हो जाए और वार्निंग दे दें इजराइल को, इमीडिएटली एवरीथिंग विल बी फाइन। सर यहाँ पर जी आप जारी रखिए, बात अपनी कंप्लीट कर लीजिए। ये इस वक्त पाकिस्तान, टर्की, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड ये सारे इस्लामिक मिडिल ईस्ट, अनलेस दे गेट टुगेदर, ओआईसी के इजलास में क्या स्टेटमेंट आई मुझे बताइए कि वो बंद कर दें, छोड़ दें, बट दैट्स ऑल अपॉलोजेटिक। ट्रू। व्हाई कांट यू पुट योर वेट चाहिए आपको। मैं इतनी बेहिसी मुसलमानों में मैंने कभी देखी नहीं है। आई कांट इमेजिन कि ये मुसलमान हमें, और जो कुछ वहाँ आपने उनके बच्चों को देखे जिन हड्डियाँ निकली हुई हैं। तो सर ये आपने बच्चों का भी हवाला दिया है। अब जो आलमी अदालत इंसाफ में मुकदमात चल रहे हैं इसराइल के खिलाफ, जो नस्ल कुशी और जंगी जराइम का मुर्तकब करार देने की कोशिशें हो रही हैं, अगर वो उन मुकदमात में साबित होता है, इसराइल पर जो इल्ज़ामात हैं वो साबित हो जाते हैं, तो उसका क्या नतीजा बरामद होगा? और क्या इसराइल पर उसकी वजह से कोई दबाव डाल सकेगा? कोई नतीजा नहीं होगा। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को कहाँ मानते हैं? कोई भी नहीं माना। इंडिया ने माना, चाइना ने माना, नोबडी एग्रीज। इट कैन जस्ट भी आप ठीक है कोर्ट है जाए, वो मानते नहीं। सेकंड, ये जब तक आपके पास अमेरिकन की सपोर्ट है, उनको अमेरिकन की प्रॉक्सी है इजराइल। देखें, बी वेरी क्लियर, ईरान इज इजराइल इज द प्रॉक्सी फॉर अमेरिकन इन मिडिल ईस्ट के लिए, लाइक इंडिया इज द प्रॉक्सी फॉर अमेरिका जो थी। अभी तक मुझे लगता है कि उन्होंने हाथ उठा ली, क्योंकि दे हैव रियलाइज्ड एग्जैक्टली 25% टैरिफ लगा रहे हैं और बाकी स्टेटमेंट से भी वो 25 जी, तो वो चाइना और पाकिस्तान के लिए प्रॉक्सी उन्होंने ये रखा हुआ था, बिकॉज दे विल कंसीडर पाकिस्तान थ्रू चाइना इंडिया के प्रिज्म से, और सेकंड चाइना के लिए वो लद्दाख के लिए भी, और सेकंड साउथ चाइना सी के लिए वो यूज करना चाहते हैं। क्वाड है, I2U2 है, सब मुआहदे स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं। बट आई थिंक नाउ इस वक्त ट्रम्प इज वेरी एनॉयड विद इंडियंस। उनको बड़ा लेट डाउन किया कि जब सीज फायर कराई है अमेरिकन ट्रम्प प्रेसिडेंट ने, ही इज नॉट टेलिंग अ लाई, इट्स अ रियलिटी। दे बेग्ड अमेरिकन्स and he has been saying it again and again, 29 times उन्होंने ये मेंशन किया बात। वो अमेरिकन प्रेसिडेंट इस बात पर जो कहा है, क्यों कहा है, वो इनको जूतियां मार रहा है। इससे ज्यादा वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में ये नहीं कहते थे कि नरेंद्र मोदी इज टेलिंग अ लाई। वो यही कह सकते हैं जो कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि 5 जहाज गिरे हैं 2 दफा, कहा ना व्हाट एल्स ही कैन से। तो इनके मुंह पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। ये बेशरम, ये जो गुजरात का कसाई है ना, ये बेशरम इंसान है।
जो इससे लोकसभा में हो, आज भाग गए, लोकसभा में आया भी नहीं है। आज वहाँ नारे लग रहे हैं, बुलाओ इस सर, प्राइम बड़ी मिनिस्टर को, बड़ी नहीं आ रहा। बड़ी माजरत के साथ ब्रिगेडियर साहब, इसमें इंसान का लफ्ज इजाफी था। दिस इज ये जो एक चर्चार का टोला बना हुआ था अखंड भारत को लेके चल रहा है, दे बीन रिजेक्टेड। अभी मैं आपको बताऊं, वहां की सोच बदल गई है। उन्होंने देव रियलाइज के इंडिया का जो एक सोच थी, एक उसका नजरिया था, वो खत्म कर दिया। बिल्कुल जो सही। सेकुलर इंडिया की बात थी, उन्होंने तो इंडिया की तबाही कर दी है। हर जगह पर आप देखें, बांग्लादेश ने इनको किक आउट कर दिया, ईरान ने इनको किक लगा के निकाल दिया, उसके बाद चाइना से इनके ताल्लुक खराब है। छोटे मुल्क नेपाल ले लें, श्रीलंका ले लें, मालदीव ले लें, पाकिस्तान से बात, पाकिस्तान तो वैसे ही दुश्मनी इनको है। एक दुनिया में इस वक्त इंडिया ने एक दुनिया को बता दिया, और ये बड़ी खुशी की बात है, वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया कि पाकिस्तान इज अ वेरी मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर मुल्क विद बैटल हार्डन एंड प्रोफेशनल आर्मी। अच्छा सर, मेरा बिल्कुल ठीक है सर, मेरा इंडिया इज द मोस्ट इररिस्पॉन्सिबल इमेच्योर न्यूक्लियर मुल्क विद अनट्रेन्ड अनप्रोफेशनल आर्मी। ये दुनिया ने बता दिया कि एक छोटे बिल्कुल ठीक है सर, सारी सूरत हाल का हाथों तो कर लिया आपने, बड़ी तफसील से माशाल्लाह इस पर आपने जो है तज़किया अपना पेश किया। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहूँगा कि अमेरिका और ख़ासतौर पर ट्रंप, वो एक ही ज़बान समझते हैं, वो तिजारत की ज़बान, क्योंकि वो खुद भी बिजनेसमैन है। तो क्या ये तमाम ममालिक जो बड़ी हद तक सरमाया कारी करते हैं अमेरिका के अंदर, इसमें अरब ममालिक बड़ी हद तक शामिल हैं, क्या ये किसी तरह से अमेरिका को माइल कर सकते हैं, कायल कर सकते हैं इसराइल जो बर्बरियत कर रहा है फ़लस्तीन पर, गज़ा पर, उससे बाज रखने के लिए, इसराइल पर दबाव डालने के लिए अमेरिका के थ्रू, अमेरिका के ज़रिए, क्या कोई तिजारत के ज़रिए कोशिश हो सकती है ऐसी? अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज एक दफ़ा डिसाइड कर लें, हौसला कर, अमेरिका से टेस्टेड अंडरस्टैंडिंग कर लें ना, अमेरिका भी चाहता है कि वो इमीडिएटली कोई ना कोई फाइंड आउट करें, बट नेतन्याहू को अपनी हुकूमत जाती हुई नजर आती है। बिल्कुल सही। ना वो उसके देखें, उसने कहा कि हम हमास को ख़त्म कर दूंगा, इजराइल ये पूरा अनलिवेबल कर दूंगा गजा को, और इनको मैं पुश कर दूंगा जॉर्डन में, नहीं कामयाब हुआ, फेल हो गया। अब अगर लड़ाई बंद होती है तो किक आउट करेगा, इसी साथ खत्म, ये अपनी मौत पहुंच जाएगा, इसलिए वो रोक रहा है। बिल्कुल ठीक है। सेकंड वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से भी इस वक्त अपने कैदी वापस छुड़ा ले, 60 साल की जंगबंदी का महीने की करके, और जो ही 60 साल दिन पूरे हो फिर हमाद को मार के निकाल दे, पूरे पर कब्जा कर ले। ये उसका डिसीजन है, जो इसलिए हमाज एग्री नहीं कर रहा। अमेरिकन भी फिक्स हुए हैं, जब तक मिडिल ईस्ट कंट्री अपनी ताकत नहीं दिखाएंगे ना, ये कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक सर, असल में बिल्कुल आपने जो क्रक्स निकाला है, मिडिल ईस्ट जो कंट्रीज़ हैं, ममालिक हैं, उन्हें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, उसका खुद एहसास करना पड़ेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए सलीम बुखारी शो के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक और अहम मौजू पर बात करेंगे, वो है कारोबारी बरादरी, ताजर तंजीमों और सनतकारों की मुश्किलात। इस वक्त गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से जो कारोबारी तबका है, उनका पुरजोर मुतालबा ज़रूर था, लेकिन उसके बावजूद 11% पर शरह सूद को बरकरार रखा गया है। गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से ये कहा गया है कि हालिया महीनों में महंगाई में निस्बतन कमी देखने में आई है और कई मुआशी अशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, इसलिए फ़िलहाल मज़ीद नरमी की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक तरफ तो उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट दी जा रही है, और दूसरी तरफ जो सनतकार हैं वो कहते हैं कि जो बुलंद शरह सूद है वो मुआशी सरगर्मियों में रुकावट डाल रही है, और महंगाई के बावजूद सनतकार और जो कारोबारी अफराद हैं वो मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। माहिर मुशर्रफ जनाब डॉक्टर कैस असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सर, आम आदमी के नज़दीक तो महंगाई को जांचने का पैमाना ये होता है कि अशिया ज़रूरत जो है, अशिया खुरोनोश जो हैं, उनकी कीमतें किस हद तक कम हो रही हैं, चीनी, दाल, बाकी जो कमोडिटीज़ हैं किस हद तक कम हो रही हैं, पेट्रोल की कीमत कितनी कम हुई है, तब वो कहता है कि हाँ महंगाई में कमी हुई है। अब जो गवर्नर स्टेट बैंक का ये दावा है कि जी महंगाई में निस्बतन कमी देखने में आई है, इसलिए हम शरह सूद को बरकरार रख रहे हैं, पहले तो ये दावा किस हद तक दुरुस्त है, और शरह सूद को 11% पर बरकरार रखना किस हद तक मुश्किलात पैदा कर सकता है कारोबारी अफराद के लिए, कारोबारी तबके के लिए? शुक्रिया बहुत बहुत। देखें, पहली बात तो ये है कि जो आपने महंगाई की बात की, तो पेट्रोल अभी तक तो महंगा हुआ है, अब ख्याल है शायद सस्ता कर दें। बिजली भी तो बहुत ज़्यादा सस्ती नहीं हुई, गैस भी महंगी हुई है, सो एनर्जी कॉस्ट बढ़ी है,
जो मजदूरों की उजरत है उसको भी बढ़ाया गया, जो सही है, 40,000 महीना, हालांकि 60,000 होना चाहिए। ज़मीन की कीमतें भी बढ़ रही हैं, तो इनपुट्स जो हैं और टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है। तो ये जो 11% पे रखा गया है शरह सूद, तो जी। वो महंगाई को कम नहीं कर रहा। महंगाई जो है, डिमांड पुल तो शायद कम हुई, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा है। और अभी आप देखें चीनी की कीमत बढ़ गई है, जी। दूसरी चीज़ों की कीमत बढ़ गई है, और पेट्रोल की कीमत से बढ़ने से तकरीबन सब चीज़ों की कीमत बढ़ी है। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ये कह रही थी कि 0.4% पे चली गई है महंगाई, जी। हालांकि रिपोर्ट जो आई है वो 4 कुछ है, और अब आज रिपोर्ट है कि इस महीने 7 कुछ पे महंगाई गई है। तो जब हुकूमत की अपनी रिपोर्टें जो हैं वो ये कह रही हैं, तो ये दावा बिल्कुल गलत है कि महंगाई कम हुई है। आपका दूसरा सवाल जो है वो ये है कि जो कारोबारी लोग हैं, जी। देखें उन्होंने मुनाफा को पाना है, और अगर इनपुट कॉस्ट, जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं, बढ़ रही है, तो फिर वो मुनाफा कैसे कमाएंगे? टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस भी बढ़ रहे हैं, 18% पे ले गए। तो ये 11% नहीं, ये मेरा तो ये ख्याल है कि 8% पे होनी चाहिए। अच्छा। कारोबारी लोग समझते हैं 9% पे होनी चाहिए। आप चलें इसको और तरीके से कर लेते हैं कि अगर 11% पे इंटरेस्ट रेट रखा गया, तो इसको अगर आप डिवाइड करें, 4% अगर इन्फ्लेशन है, तो ये भी 3-3.5% रियल इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट आएगा। और अगर 7% पे है, तो ये 2% पे रियल इंटरेस्ट रेट आएगा। सही। तो इन 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 कॉन्टेक्स्ट ये नीचे आना चाहिए। अगर आप देखें, इंडस्ट्री जो है वो अदाद शुमार के तहत माइनस में है, और एग्रीकल्चर भी 1.6 से 0.6 पे उसकी ग्रोथ आई है। तो सर मैं कॉन्ट्रोल सर, चूंकि तो वक्त भी कम है, हम समझना चाह रहे हैं आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक आम आदमी के लिए, एक लेमन, मेरे जैसे लेमन के लिए, अगर आप समझा सकें कि शरह सूद डबल डिजिट में रखने से हुकूमत को क्या फ़ायदा होता है, कितने फ़वाद हासिल होते हैं, और अगर सिंगल डिजिट में ले आती है इसको तो क्या नुकसान होते हैं, एक आम आदमी के लिए अगर आप समझा सकें प्लीज़। जब आप शरह सूद ज़्यादा रखते हैं तो सेविंग ज़्यादा होनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट कम होनी चाहिए। और मगर सेविंग तो नहीं बढ़ रही, लोग पैसा डॉलरों में डाल के इस मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं या टैक्स से छुपाने के लिए रख रहे हैं, इसलिए जो बचतों की शरह वो नहीं हो रही। शरह सूद ज़्यादा रखने से बैंकों को फ़ायदा होता है, और फिर हुकूमत जो है, ज़्यादातर कर्जदार तो हुकूमत है बैंकों की, तो वो टैक्स से लेके पैसे, अगर आप देखें तो 48% आपके बजट का हिस्सा तो वापस करना है। ये जो हुकूमत ने कर्जे लिए हुए हैं, जो 22% पे लिए थे, अब वो 11% पे आ गए हैं। मगर इंडस्ट्री को अगर कर्जे देने हैं तो ये वाकई 8-9% पे आएगा, तो इंडस्ट्री को कोई मुनाफा होगा। इसलिए ये यहाँ जब रखा है तो आपके बैंकिंग सेक्टर तरक्की कर रहा है। आप देखिएगा कि आप, और इसी तरह आपकी बिजली का सेक्टर तरक्की कर रहा है, क्योंकि वो सर्कुलर डेट भी बढ़ा रहा है, लोगों का से बिल भी ज़्यादा लिए जा रहे हैं। तो ये दो सेक्टर्स हैं जिनको मरातें मिली हुई हैं इस तरीके से, एक बैंकिंग सेक्टर और एक, तो वही सर्विस सेक्टर जब आप देखें तो उसमें ग्रोथ 52% है, जीडीपी का हिस्सा वो डालते हैं, मगर कोई डॉलर नहीं कमा रहे। सो इन अ वे ये खास तबके को जो बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है। आम आदमी जो है, आम कारोबारी जो है, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता 11% पे कर्जा लेना। अच्छा, आप देखें कि कारों के कर्जे भी कम हो रहे हैं, और दूसरे से हाउस होल्ड के कर्जे भी कम हो रहे हैं। आपकी ये भी स्टेगनेंट है, रियल एस्टेट, क्योंकि कर्जे नहीं ले रहे लोग, इतने महंगे पे कर्जे नहीं किए जाते, हुकूमत ले रही है, हुकूमत को फायदा है और बैंकों को फायदा है। बिल्कुल ठीक है सर। ये शरह सूद या जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें कमी से बेरोज़गारी को भी कम करने में कोई मदद मिलती है, या जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ती हैं मुल्क के अंदर?
देखें, जब शरह सूद कम करेंगे तो सरमायाकार का मुनाफा बढ़ेगा। वो बैंकों से कर्जा लेगा तो फिर वो ज़्यादा अपना कारोबार करेगा, नई फैक्ट्रियां लगाएगा, और जब वो अपने कारोबार को एक्सपेंड करता है, ज़्यादा करता है, तो फिर वो रोज़गार भी देता है। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट का होता है। मगर अगर इंडस्ट्री बढ़ ही नहीं रही, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो बिल्कुल ही बैठी हुई है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री भी जो है उसकी ग्रोथ माइनस में है, तो फिर रोजगार बढ़ता, बेरोजगारी बढ़ती है। अभी तो कोई 22% पे चली गई है बेरोजगारी, जिसके बरक्स पॉपुलेशन जो है हर साल 5 मिलियन बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, रोजगार क्योंकि इंडस्ट्री ही रोजगार देती है। तो शरह सूद नीचे आएगा तो एक्सपेंशन होगी, कारोबार बढ़ेगा और वो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, और मुल्क में तरक्की भी होगी, टैक्स भी ज़्यादा आ जाएगा। तो सिर्फ एक सेक्टर को फ़ायदा देने से दूसरे सेक्टरों को नुकसान नहीं देना चाहिए। आपको लगता है डॉक्टर साहब ये सोनली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला है, डिसीजन है, या फिर आईएमएफ, चूँकि ज़ाहिर है आईएमएफ की शराइत तक पर अमल दरामद के हम पाबंद हैं, वो भी एक वजह हो सकती है कि शरह सूद को लाजमन डबल डिजिट में रखना है? सर देखें, जो आईएमएफ का प्रेशर है वो ये है कि स्टेट बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट रहे और उसका बोर्ड फैसला करे। हालांकि उसका बोर्ड भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ बंधा हुआ है, मगर फैसला वो करते हैं। और ये आईएमएफ का प्रेशर है कि डॉलर का रेट भी मार्केट रेट के साथ हो, और शरह सूद का रेट भी बैंक, सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक फैसला करे, गवर्नमेंट ना करे। तो टेक्निकली स्पीकिंग आईएमएफ का बिल्कुल इस पे प्रेशर है। राइट, वो कितना माना जा रहा है इशू है। बिल्कुल ठीक है सर, बड़ी तफसील से आपने सारी सूरत हाल का अहाता किया। डॉक्टर कैस असलम साहब वक्त देने के लिए, सलीम बुखारी शो के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात हो, इक़्तिदार में आने से पहले एक नारा ज़रूर लगाती है कि हम आने के बाद करप्शन ख़त्म कर देंगे, लेकिन आज तक कोई भी सियासी जमात हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद ना तो करप्शन ख़त्म कर सकी और ना ही कोई इसमें खातिर खा कमी ला सकी, बल्कि इसमें बरकत ही डली है हर दौरे हुकूमत में। अब खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल ले लीजिए, यहाँ पर करप्शन का बाजार है मुसलसल गर्म। सूबे की जो मकामी हुकूमतों के अगर साल 2002 से 2024 तक की बात करें तो रिकॉर्ड बताता है कि जो 354 अरब 12 करोड़ 60 लाख रुपए से ज़ायद की यहाँ पर संगीन माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है, और अभी तक कोई इनका ना हल निकला है, ना कोई पकड़ा गया है, ना ही कोई रिकवरियाँ हुई हैं। ये रकम छोटी मोटी नहीं है, 354 अरब से ज़ायद की रकम है। अब जो रिकॉर्ड सामने आया है 354 अरब से ज़ायद की करप्शन, ये बताती है कि ये महज वक्ती नहीं है, बल्कि एक कहते हैं ना हादसा यकदम नहीं होता, तो ये करप्शन भी यकदम नहीं होती, बरसों लगते हैं। 2002 से 2024 का ये डेटा है। अब यहाँ पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत की तीसरी टर्म चल रही है, पीटीआई, और अपने नारों के बरक्स ना तो यहाँ पर वो साफ चली है, ना ही शफाफ चली है। ये करप्शन जो है उसका मुंह बोलता सबूत है, जीता जागता सबूत है। और तीसरी बार इक़्तिदार में आने के बाद भी वो दावा जो इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती आई, वो दावा पूरा नहीं हो सका, ये करप्शन को ख़त्म नहीं कर सके। 2019 का एक तरमीमी एक्ट आता है जिसमें तहसील अकाउंट्स कमेटियों के क़याम और उन्हें बजट और ऑडिट रिपोर्ट्स की जांच का इख्तियार देने का जिक्र किया गया, लेकिन ये सिर्फ जिक्र ही हुआ है, अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। ये कमेटियां जनाब आज तक अमली तौर पर वजूद में ही नहीं आ सकी, और नतीजा इसका क्या निकलता है कि सिर्फ कागज़ों तक, फाइलों तक ये काम महदूद रहा है, अमली तौर पर कुछ नहीं हो सका, करप्शन ख़त्म नहीं हो सकी, कम नहीं, और सारा का सारा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ फाइलों तक ही महदूद रहा है। और 2013-14 की अगर सिर्फ बात करें एक साल की, तो जनाब 7 अरब 50 करोड़ रुपए, जबकि 15-16 में 7 अरब 5 करोड़ रुपए की बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं। अब इंतज़ार कर रहे हैं हम कि जो वादा और जो दावा किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से पहले, वो कब पूरा होता है, करप्शन का खात्मा कब होता है, क्योंकि ये सूबा आपको अगर मिला था तो आपको मिसाल कायम करनी चाहिए थी इस सूबे में करप्शन का खात्मा करके। उम्मीद करते हैं कि करप्शन ख़त्म होगी, ना सिर्फ एक सूबे से बल्कि पूरे मुल्क से। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। सलीम बुखारी शो से ज़िशान मलिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।